नमस्कार दोस्तों, अदाकारा से मुख्यमंत्री तक का सफर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो सफल अदाकारा और सफल अदाकारा से भी ज्यादा सफल राजनीतिज्ञ बनी। पर क्या कारण था जिस वजह से भरे पूरे विधानसभा सदन में उसे बेइज्जत होना पड़ा, जो हर महिला के लिए शर्मनाक रहता है, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आय से अधिक संपत्ति, जिसके तहत उन्हें अनेकों बार जेल जाना पड़ा। लगभग 14 साल 1991 से लेकर 2016 तक लगभग 14 साल तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। हम बात कर रहे हैं जयराम जयललिता, मदर ऑफ तमिलनाडु, जिन्हें तमिलनाडु की जनता प्यार से अम्मा बुलाती है, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री के काल में बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया, जिसमें सबसे फेमस अम्मा रसोई, 1 रुपए में मिनरल वाटर, और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उनकी सरकार के प्रयास अनगिनत रूप से लागू हुए और सफल हुए, जिसमें शामिल है भ्रूण हत्या को पूरी तरह से तमिलनाडु में प्रतिबंधित करना, छोटी बालिकाओं को गोद लेने की प्रेरणा देना, पुलिस सर्विसेज के अंदर भी महिलाओं को 30% तक रिजर्वेशन दिया गया। महिला सशक्तिकरण के अलावा जयललिता सरकार ने तमिलनाडु को आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जिनमें शुमार है फोर्ड, रॉयल एनफील्ड, टीवीएस मोटर्स, अशोक लीलैंड। ये ऐसी कंपनियां जिन्होंने तमिलनाडु में रोजगार के दरवाजे खोल दिए थे। तो ऐसी थी तमिलनाडु की महिला मुख्यमंत्री, जो लगभग 14 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर राज करती है और उससे भी ज्यादा राज करती है तमिलनाडु की जनता के दिलों में, जिन्हें तमिलनाडु की जनता अम्मा, मदर ऑफ तमिलनाडु कहते हैं। आज जयललिता चर्चा में क्यों है? हाल ही में कंगना रानौत अभिनीत जयललिता की बायोग्राफी पर बन रही फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, थलाइवी। इसलिए जयललिता की बायोग्राफी फिर से चर्चा में आ गई है। दोस्तों, वास्तव में जयललिता के जीवन का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम रोमांचक नहीं है। कमजोर आर्थिक स्थितियां, अपनी मजबूरियों को ही अपना रास्ता चुनने के लिए बाध्य करना और इसी तरह अपने रास्ते पर चल पड़ना, उन स्थितियों से जयललिता गुजरी जब आम इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। पर जयललिता बचपन से अपनी जिद और जज्बे की पक्की, और उन्होंने उन सब मुकामों को प्राप्त किया जिसके लिए वो बनी थी, एक अदाकारा के तौर पर और साथ ही एक राजनेता के तौर पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जयराम जयललिता की और उनके जीवन के उतार चढ़ाव की। जयललिता के जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव, ऐसी ऊंचाइयां और जयललिता के जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव जब आम आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है। पर जयललिता जिद की पक्की, उन्होंने अपने वे सभी सपने साकार किए जो बचपन में चमकती आंखों में देखे थे। अपने जज्बे के चलते जयललिता ने हर और सफलता का परचम लहराया। एक ऐसी शख्सियत जयराम जयललिता, जिनकी आवाज पर लोग मरने और मारने को तैयार थे। एक ऐसा समय भी था जब जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हुई थी और तमिलनाडु के लोगों ने आत्महत्याएं की थी। आप समझ सकते हैं उनकी प्रसिद्धि का क्या आलम था तमिलनाडु में, कि वे सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर पद पर राज नहीं कर रही थी, तमिलनाडु के लोगों के दिलों में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। आइए एक नजर डालते हैं जयललिता के जीवन पर। 24 फरवरी 1948, आज़ादी के 1 साल बाद, या असल में कहें 6 महीने बाद ही
जयललिता का जन्म होता है कर्नाटक मैसूर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता पेशे से वकील थे। दुर्भाग्य से मात्र 2 साल की उम्र में जयललिता के सर से पिता का साया उठ जाता है। भाई जयकुमार और जयललिता को लेकर उनकी माता उनके ननिहाल बेंगलोर आ जाती है, जहां माता अपने बच्चों के पालन पोषण और परवरिश के लिए क्लर्क का काम करती है। पर इस छोटी सी कमाई से घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, इसलिए उनकी माँ अपना नाम बदलकर संध्या रखती है और फिल्मों में किस्मत आजमाती है। छोटा मोटा काम मिलना जयललिता की माँ को शुरू हो गया और इस संघर्ष में वे आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर जयललिता, जो बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी, हमेशा अपनी स्कूल में अपनी पढ़ाई में अव्वल रहती थी। साथ ही उन्हें नृत्य का बेहद शौक था। वे ट्रेंड क्लासिकल डांसर थी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस में स्पेशलाइज्ड थी। उन्हें तमिल, अरबी, तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम जैसी बहुत सारी भारतीय भाषाओं का ज्ञान था। बहुत बड़े बड़े सपने जयललिता की आंखों में, पर मजबूरी घर की आर्थिक स्थितियां, ये मजबूरी न चाहते हुए भी जयललिता को सिनेमा तक खींच लाती है। पारिवारिक परिस्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से जयललिता की बिल्कुल इच्छा ना होते हुए भी मात्र 15 वर्ष की उम्र में वे तमिल सिनेमा में प्रवेश कर जाती है। यहाँ एक छोटी सी बात का जिक्र और करते हैं। जयललिता ने कभी बचपन में भी नहीं सोचा था फिल्मों में आने के बारे में, और राजनीति में तो दूर दूर तक कहीं सोच मिलती नहीं थी। पर मजबूरीवश वे अभिनेत्री भी बनी और राजनीतिज्ञ भी बनी, और दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने सफलता के परचम लहराए। मात्र 15 साल की उम्र में तमिल फिल्मों में प्रवेश। उस प्रारंभिक दौर में तमिल फिल्मों के जाने माने निर्देशक और कलाकार शिवाजी गणेशन ने कहा था उन्हें गोल्डन गर्ल, कि जब ये लड़की फिल्मों में प्रवेश करेगी तो धमाल मचा देगी, और उनकी ये कही बात सच हुई। लगभग 140 तमिल फिल्मों में जयललिता ने काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा फिल्में उस समय के सुपरस्टार एम.जी. रामचंद्रन के साथ 28 फिल्में की। जयललिता और एम.जी. रामचंद्रन की जोड़ी को तमिलनाडु की जनता ने बहुत प्यार दिया, और दोनों के बीच सम्मान और अंडरस्टैंडिंग भी थी। धीरे धीरे जयललिता का फिल्मी करियर चमक रहा था। चमकता क्यों नहीं, क्लासिकल डांस में ट्रेंड, इतनी सारी भाषाओं की जानकार और जिद की पक्की। मजबूरीवश ही सही, फिल्मों में आने के बाद अपना सर्वस्व फिल्म को दिया और फिल्मी सिनेमा की चमकती सितारा बन गई। जयललिता को क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा कहा जाने लगा। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हुई जयललिता। करियर ट्रैक पर चल रहा था, परिवार की आर्थिक स्थितियां सुधरने लगी थी। तब ही उनके गुरु और मेंटोर और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एम.जी. रामचंद्रन ने 1953 में एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो 1972 तक पहुंचते पहुंचते 2 टुकड़ों में बट गई। डीएमके, जिसका नेतृत्व एम करुणानिधि करते थे, और एआईएडीएमके, जिसका नेतृत्व एम.जी. रामचंद्रन कर रहे थे। 1977 में एम.जी. रामचंद्रन की पार्टी बहुमत में आती है और वो बनते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अब दोस्तों, थोड़ा सा एम.जी. रामचंद्रन के बारे में जानते हैं। एम.जी.आर. तमिल फिल्मों के सुपरस्टार, जिन्हें फिल्मों में दिए गए योगदान और राजनीति में दिए गए योगदान की वजह से भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1977 में एम.जी. रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं, और उनकी चाहत थी कि अब जयललिता भी फिल्मी करियर को अलविदा कहे और राजनीति को ज्वाइन करे।
जयललिता की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उन्हें राज्यसभा में ले जाने का प्रयास एमजी रामचंद्रन ने किया था। अपने गुरु से प्रेरित होकर 1982 में जयललिता ने राजनीति में प्रवेश किया और मात्र 2 वर्ष में वे राज्यसभा की सांसद चुन ली गई और इस तरह शुरू हुआ अदाकारा से राजनीतिज्ञ बनने का जयराम जयललिता का सफर। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिन गुरु से प्रेरणा लेकर जयललिता राजनीति में अपने करियर बनाने के सपने देख रही थी, 24 दिसंबर 1987 को एमजी रामचंद्रन का निधन हो जाता है। जहां जयललिता रामचंद्रन को बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट देती थी, वहीं रामचंद्रन के दिल में भी जयललिता के लिए खास स्थान था। किंतु रामचंद्रन का परिवार और उनकी धर्मपत्नी जानकी रामचंद्रन जयललिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब रामचंद्रन की मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने की छूट भी जयललिता को नहीं दी गई। बहुत सारी बदसलूकी, दुर्व्यवहार के बावजूद जयललिता अड़ी रही और येन केन प्रकरण उन्होंने एमजी रामचंद्रन के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। कुछ घटनाओं में यह बात कही भी गई है, लगभग 21 घंटे तक जयललिता एक ही स्थान पर एमजी रामचंद्रन की देह के सिर की तरफ खड़ी रही थी, क्योंकि वे चाहती थी कि एमजीआर की अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शन में वे भागी बने। शायद उनके यही सच्ची श्रद्धांजलि थी अपने गुरु, अपने मेंटोर और अपने गाइड एमजी रामचंद्रन को। तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता को एमजीआर का सक्सेसर, राजनीतिक उत्तराधिकारी माना गया, किंतु जानकी रामचंद्रन के चलते एमजीआर की पार्टी AIADMK 2 टुकड़ों में बंट गई। एक तरफ जयललिता का नेतृत्व और दूसरी ओर जानकी रामचंद्रन का नेतृत्व। मात्र 2 साल बाद 1989 में जयललिता के नेतृत्व वाली पार्टी ने 27 सीटें तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में प्राप्त कर ली और जयललिता पहली महिला विपक्षी दल की नेता बन गई। प्रभावशाली नेतृत्व और सामने डीएमके की पार्टी से लड़ने के जज्बे को देखते हुए 2 साल पहले टूटा AIADMK फिर से संयुक्त हो जाता है और स्वीकार कर लेते हैं जयललिता का नेतृत्व। सब कुछ ठीक चल रहा था और राजनीतिक करियर में जयललिता आगे की ओर बढ़ने को, या यूं कहूं उड़ने को तैयार थी। तभी भारतीय राजनीति का सबसे काला दिन आया 25 मार्च 1989। 25 मार्च 1989 सीएम करुणानिधि बजट सत्र में तमिलनाडु विधानसभा में मौजूद और विपक्ष की नेता जयललिता मौजूद। दोनों के समर्थकों के बीच कुछ अनबन और हाथापाई हो जाती है और समर्थक करुणानिधि को धक्का दे देते हैं, उनका चश्मा गिर पड़ता है और सीएम करुणानिधि भी गिर पड़ते हैं। डीएमके के समर्थक जयललिता को सदन से बाहर जाते हुए रोक लेते हैं और एक महिला और विपक्षी दल की नेता जयललिता के साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी साड़ी खींच लेते हैं। इस हाथापाई में जयललिता का पल्लू गिर जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ती है और यह सीधा सीधा खिलवाड़ था जयललिता के आत्मसम्मान और इज्जत के साथ। भारतीय राजनीति का काला दिन 25 मार्च, जब विधानसभा में खुलेआम इतने दर्शकों, मूक लोगों के सामने जयललिता की इज्जत उछाली जाती है और उसी समय जयललिता कसम खाती है कि आज के बाद दोबारा मैं इस सदन में तभी आऊंगी जब ये सदन महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा मुझे और याद आता है भारतीय राजनीति के बुरे पक्ष का, जब मायावती के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। उनकी भी इज्जत पर आंच आने की संभावनाएं थी।
इस बात का पूरा जिक्र हम आगे आने वाले किसी और एपिसोड में करेंगे। आज बात कर रहे हैं हम जयराम जयललिता की। जयललिता ने कसम खाई कि वे दोबारा सदन में तभी कदम रखेगी जब सदन सुरक्षित होगा, और ये कसम अपने अंजाम तक तभी पहुंच सकती थी जब वे मुख्यमंत्री बनती। लगभग 12 साल बाद जून 2001 में जयललिता ने इस घटना का बदला लिया। यानी 12 साल में भी जयललिता नहीं भूली थी खुद के सम्मान के लिए और पूरी महिला कौम के सम्मान के लिए लड़ना और उसका बदला लेना। ये घटना है 30 जून 2001 की, जब आधी रात को एम करुणानिधि को जयललिता के ही नज़दीकी पुलिस अफसर घसीटकर जेल ले जाते हैं और साथ ही उनकी पार्टी के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय इतिहास में पहली बार यूनियन मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल ले जाया गया था। इस तरह जयललिता ने अपना बदला लिया और राजनीति में और समाज में महिलाओं के सम्मान को कायम किया। 1991 से 2016 14 साल तक जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। हिंदुस्तान की यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर जयराम जयललिता। अपने मुख्यमंत्री के काल में जयललिता ने कुछ ऐसे काम किए जिनसे तमिलनाडु का आर्थिक विकास ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंच गया, और जयललिता मदर ऑफ तमिलनाडु अम्मा कहलाने लगी और साथ ही तमिलनाडु की जनता के दिलों पर राज करने लगी। उनके एक दो फैसले जिस वजह से उन्हें शायद अम्मा कहा जाने लगा है। तमिलनाडु में भ्रूण हत्या पूरी तरह से निषेध कर दी गई। तमिलनाडु में भ्रूण हत्या पूरी तरह से निषेध कर दी गई। जयललिता ने प्रेरित किया बालिकाओं को गोद लेने के लिए। इन फैसलों को तमिलनाडु की जनता ने हाथों हाथ लिया, पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया, और दिन पर दिन तमिलनाडु में बालिकाओं की स्थिति सुधरने लगी। इन्वेस्टमेंट, मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, रोजगार के द्वार जयललिता ने खोल दिए थे। इन्वेस्टमेंट की बहार थी। बड़ी बड़ी कंपनियां तमिलनाडु में अपना पैसा लगा रही थी और वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा था। जयललिता का करियर रफ्तार पकड़ चुका था। राजनीति में उनकी पैठ बन चुकी थी, पर कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से जयललिता बहुत चर्चे में रही। 1995 का एक मुद्दा, जब अपने गोद लिए बेटे की रॉयल शादी के लिए जयललिता चर्चा में रही। इस चर्चित शादी, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया था, नेशनल न्यूज़ बन जाती है और विरोधियों के कान खड़े हो जाते हैं जयललिता के खिलाफ। अंततः 1996 में जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होता है। आय से अधिक संपत्ति कहां से आई, कैसे आय कम होने के बावजूद करोड़ों अरबों रुपए की मालकिन है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। पर जैसा मैंने आपसे कहा, जनता के दिलों पर राज करने वाली ये महिला मुख्यमंत्री, जैसे ही जयललिता को जेल होती है, समर्थकों में से बहुत से लोग आत्महत्या करने लगते हैं। तमिलनाडु में भूचाल सा आ जाता है, पूरा तमिलनाडु सुलगने लगता है। पर जांच में दोषी पाए जाने के बाद कोई विकल्प नहीं। जेल से बाहर आने के बाद 2001, 2003, 2011 में जयललिता मुख्यमंत्री बनती है। जांच चल रही है समानांतर रूप से। समय समय पर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, पर क्योंकि पार्टी बहुमत में है, जब भी जयललिता जेल से बाहर आती है, मुख्यमंत्री के पद पर जरूर बैठी थी। पर इस समय तक जयललिता को यह समझ में आने लग गया था कि खतरा उनके आसपास है। उनके आसपास के लोगों से ही जयललिता को खतरा होने लगा था, जिसमें सबसे पहला नाम उनकी खास मित्र शशिकला का उजागर हुआ।
अपने जीवन के अंतिम दिनों में जयललिता ने शशिकला से दूरियां बना ली थी। शशिकला ने बहुत प्रयास किए, खत लिखे फिर से जयललिता से संपर्क साधने का, पर यह संभव नहीं हो पाया। 2015 में फिर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी जयललिता, पर इस बार होने को कुछ और ही मंजूर था। अपने गुरु M.G. रामचंद्रन की भांति ही जयललिता भी बीमार होने लगी। अनेकों बीमारियों ने जयललिता को घेर लिया। 2016 में उसी हॉस्पिटल में जिसमें MGR भी अपने अंतिम क्षणों में रहे थे, जयललिता को भर्ती करवाया गया। लगभग 75 दिन जयललिता हॉस्पिटलाइज्ड रही। पूरा तमिलनाडु सांस रोककर इंतजार कर रहा था उनकी अम्मा, मदर ऑफ तमिलनाडु ठीक हो जाए, उन्हें ऊपर वाला और सांसें दे और वे फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नए कामों को अंजाम दे और तमिलनाडु की जनता की सेवा करे। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। 5 दिसंबर 2016 को अपने गुरु की भांति ही जयललिता भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। पूरा तमिलनाडु सन्न, भारत के सभी राजनीतिज्ञ, पूरी राजनीति में सन्नाटा छा जाता है, उठती हुई सारी लहरें रुक जाती है। तमिलनाडु की जनता को लगता है उनके सर से साया ही उठ गया है, पर ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो अपने पद पर रहते हुए ईश्वर के पास चली जाती है। हालांकि बहुत राजनेता दुनिया से जाते हैं जिन्होंने बहुत काम किया होता है, फिर भी जो माहौल जयललिता के जाने के बाद हमने हिंदुस्तान में और खासकर तमिलनाडु में देखा, उसकी बराबरी हम किसी भी राजनेता के जाने के बाद की स्थितियों से नहीं कर सकते। शायद तमिलनाडु में जयललिता जैसा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ना पहले कभी हुआ था और ना ही कभी होने की संभावना है। जयललिता के रिक्त स्थान को, राजनीतिक रिक्त स्थान को और अदाकारी के रिक्त स्थान को कोई नहीं भर सकता। जल्द ही हमें बड़े पर्दे पर जयललिता की बायोग्राफी देखने को मिलेगी, जो बॉलीवुड की जानी मानी मंझी हुई कलाकार और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कंगना रानौत कर रही है। कंगना रानौत इस फिल्म थलाइवी में जयललिता का किरदार निभा रही है। आने वाला समय बताएगा कंगना रानौत अम्मा के किरदार के साथ कितना न्याय कर पाती है और कौन सी नई सूचनाएं और तथ्य इस फिल्म से हमारे सामने आते हैं। ये था जयललिता का अदाकारा से मुख्यमंत्री बनने का सफ़र, जो बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जिससे आपको और हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कैसे एक अदाकारा महिला मुख्यमंत्री बनती है और अपने विपक्षियों के बीच महिला के प्रतिष्ठा और महिला के सम्मान के लिए लड़ती है। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए शख्स के साथ। धन्यवाद।